सभी को नमस्कार। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। वैसे तो यह चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन ये देखिए बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री को समझना चाहता है, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न कंपटीशंस हैं उनको पास करना चाहता है, तो बेसिक कंसेप्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ है तो सिलेबस में 11th के, क्योंकि 11th से ही शुरू होती है केमिस्ट्री। लेकिन अगर किसी केमिस्ट्री वीक है, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे विभिन्न कंपटीशंस की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए भी ये जो आज अपन वीडियो शुरू करने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज से अपन शुरू करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखें कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ना आवश्यक है। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? केमिस्ट्री देखिए अपने जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन का अभिन्न अंग नहीं, मतलब यूँ कहूँगा कि जीवन के लिए आवश्यक है। केमिस्ट्री के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपन अपनी दिनचर्या में देख लें, जैसे अपन टूथपेस्ट काम में लेते हैं, साबुन काम में लेते हैं, शैम्पू काम में लेते हैं, डिटर्जेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये अपन जैसे काम में लेते हैं, ये केमिस्ट्री के आधार पर ही बनी हुई हैं। कौन से यौगिकों को मिलाकर क्या बनाया जाता है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो अपने शरीर में पाचन तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं जो भोजन को पचाते हैं। किस क्रिया के द्वारा कौन सा एंजाइम किस घटक को पचाएगा, कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है। अपन देखिए जैसे खेती है, कृषि है, उसमें विभिन्न प्रकार की अपन फसलें उगाते हैं। कौन सी फसल के लिए कौन सी उर्वरक काम में आता है, फर्टिलाइजर, जिससे उसका पैदावार बढ़ेगा। तो फर्टिलाइजर वगैरह बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? ये भी केमिस्ट्री की सहायता से बनते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण है, जैसे आजकल बहुत बड़ी समस्या है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? हरित गृह गैस कौन सी हैं? CO2, CH4। जिससे क्या हो रहा है? इन गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग किससे पता चला? केमिस्ट्री से पता चला। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, जो ओजोन परत है समताप मंडल में, उसका क्षय हो रहा है। ओजोन का काम क्या है? ओजोन है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ये ओजोन परत अपने लिए बहुत जरूरी है, रक्षा कवच है पृथ्वी के लिए। अगर इसका क्षय हो गया तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन किसके कारण हो रहा है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वे गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर में या AC जो चलते हैं उनमें ये शीतलक की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनकी वजह से ओजोन के लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये भी अपने को केमिस्ट्री से ही पता चला है। विभिन्न प्रकार की डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके इलाज के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती हैं, तो जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है पूरा वो केमिस्ट्री पर ही डिपेंड है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, AZT, क्या नाम है पूरा इसका? एजिडोथायमिडीन। ये एक मेडिसिन है जो कि एड्स के मरीजों के उपचार में काम में आता है। तो एजिडोथायमिडीन है, इसका उपयोग एड्स के मरीजों के उपचार में, बहुत ही घातक बीमारी है एड्स। तो इसके लिए देखिए केमिस्ट्री की वजह से ही मेडिसिन का निर्माण हो सका है। आजकल कोरोना चल रहा है,
तो देखिए आप विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट्री के आधार पर ही तो ये संभव हो पा रहा है कि भी उसके लिए अपन जो वैक्सीन है उसका निर्माण करने जा रहे हैं, इसका इलाज ढूंढने जा रहे हैं। तो ये ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री पर डिपेंड है। जैसे विभिन्न प्रकार के अपन ने कपड़े पहन रखे हैं, कलर, डाइज, तो डाइज है वो भी केमिस्ट्री के आधार पर ही उनका निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स, बहुलक हैं, पॉलीथीन है, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हैं, विभिन्न प्रकार के रेशे हैं, ये सब केमिस्ट्री पर ही निर्भर हैं। इसलिए केमिस्ट्री का पढ़ना आवश्यक है। अब देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और विभिन्न प्रकार की जो विज्ञान की शाखाएं हैं, ये सब एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। अपन सिर्फ अकेली केमिस्ट्री से भी काम नहीं चला सकते, तो अकेली फिजिक्स से भी काम नहीं चला सकते, अकेली बायोलॉजी से भी काम नहीं चला सकते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सबको मिला दिया जाता है तभी तो बनता है साइंस, विज्ञान बनता है। तो साइंस में ये जितनी भी शाखाएं हैं अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका ज्ञान होना साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो यूँ कहूँगा साइंस के अलावा भी अन्य जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के, ये जानना आवश्यक है। जो बच्चे RAS हैं, IAS की तैयारी करते हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, बेसिक्स चीज़ें जो होती है ना हर फील्ड की, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये देखिए केमिस्ट्री का पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब ये केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान क्या चीज़ है, क्या पढ़ते हैं अपन रसायन विज्ञान में? तो रसायन विज्ञान में अपन जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणधर्म व अन्योन्य क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में अपन कोई भी पदार्थ है उसका संगठन क्या है, उसके विभिन्न प्रकार के संघटक कण हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके गुणधर्म क्या हैं, और वो विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, मतलब उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से संपन्न होती हैं। जैसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन देखते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक कहते हैं। वो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उनमें उपस्थित कुछ पुराने बंध टूटते हैं और फिर क्रिया करके कुछ नए बंधों के निर्माण के साथ उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ये सब अपन डिटेल में पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रसायन विज्ञान के नाम से अपन पढ़ते हैं। तो संगठन की जो यौगिक है उसमें संघटक कण क्या है, संरचना क्या है, उनकी किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, उनके गुणधर्म क्या है, मतलब उसका विभिन्न प्रकार के गुणधर्म, कैसे वो क्रिया करता है, क्या उसके भौतिक गुण हैं, रंग, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, वो क्रिया कैसे करेगा, तेजी से करेगा, धीमे करेगा, किस पर वो क्रिया करेगा, सारी चीज़ें। तो ये सब अपन किस में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो इसलिए रसायन विज्ञान का पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और अपन देखिए सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, नंबर्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, अपने को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और केमिस्ट्री के लिए तो एक खास बात है, इसको रट नहीं सकते, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के लिए आप इसके हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, साथ ही इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मतलब आप रफ कॉपी का जो यूज है ना वो मैक्सिमम करें। केमिस्ट्री में जो बच्चा रफ कॉपी का यूज जितना ज़्यादा करेगा, केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा क्लियर होती है। और एक चीज़ और बता दूं, केमिस्ट्री में कुछ भी कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसमें सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। आपको सब कुछ पढ़ना है अगर आपको अच्छे से समझनी है केमिस्ट्री, एक एक पॉइंट पढ़ना है, उसको समझना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं कि सर बताइए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो। अरे इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसको अपन क्यों पढ़ते हैं?
तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़िए। तो सबसे पहले देखिए अपन देखते हैं पदार्थ का द्रव्य या द्रव्य पढ़ते हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य मतलब मैटर। पहला टॉपिक है इसका चैप्टर का, द्रव्य या मैटर। तो द्रव्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें या वे वस्तु जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं। वे वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। द्रव्य कहलाती है। तो देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एक है द्रव्यमान और एक है स्थान घेरना। तो कोई भी वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाती है। जैसे बुक है, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये डस्टर है, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखा है, जैसे वायु है, जैसे जल है, जैसे भोजन है, जैसे कुर्सी है, जैसे टेबल है, स्टूल है, ये सब क्या है? द्रव्य है। समझ गए ना आप द्रव्य क्या चीज है? जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे अपन द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य के देखिए तीन प्रकार की मुख्यतः भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं। भौतिक प्रावस्था, तीन प्रकार की भौतिक प्रावस्थाओं में द्रव्य पाया जाता है। अभी अपन बहुत ही बेसिक्स से चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। ये आपने पूर्व क्लासों में, छोटी क्लासों में निश्चित रूप से पढ़ा है। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, मतलब ठोस, लिक्विड और गैस। ये भौतिक प्रावस्थाएं हैं। सॉलिड प्रावस्था में कोई पदार्थ, जैसे मैं यूँ कहूँ कि पत्थर अभी सॉलिड प्रावस्था में है, डस्टर है ये सॉलिड प्रावस्था में है, ठोस प्रावस्था में है। तो ठोस प्रावस्था में कोई भी पदार्थ कैसे होता है? जैसे जो तापमान अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है, या अपन जिसको अपन कहेंगे सामान्य दाब पर, सामान्य ताप पर किसी भी पदार्थ का गलनांक बिंदु अगर सामान्य ताप से ज्यादा है तो वह ठोस प्रावस्था में पाया जाएगा। सामान्य दाब मतलब एक वायुमंडलीय दाब है अपना, और उस पर अगर किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु आज के इस तापमान से ज्यादा है तो वह ठोस प्रावस्था में पाया जाएगा। और अगर उसका गलनांक बिंदु कम है तो द्रव प्रावस्था में पाया जाएगा, क्योंकि वो पिघल जाएगा, क्योंकि उसका गलनांक है वो उपलब्ध तापमान से कम है, तो वो पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब ठोस प्रावस्था में होता क्या है? ठोस प्रावस्था में देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा ये चित्र बना दूं। ये मैंने बना दिया, देखिए दिख रहा है आपको क्लियर? ये मैंने बना दिया। ठीक है, मतलब ठोस प्रावस्था में जो संघटक कण होते हैं वो निकटतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं। उनके कणों के मध्य आकर्षण बल है वो अधिकतम होता है, इसलिए उनके मध्य जो अंतरावकाशीय क्षेत्र बचते हैं, खाली स्थान जो बचते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक निश्चित इनकी निविड़ संकुलन होता है। वैसे ही देखिए द्रव जो होता है उसके कणों के मध्य आकर्षण बल का मान ठोसों से कम होता है, इसलिए इन कणों के मध्य दूरी है वो ठोसों से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो गैसें हैं उनके संघटक कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। कारण क्या है कि इन कणों के मध्य आकर्षण बल का मान है वो द्रव से भी कम होता है। तो द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल ठोसों से तो कम है लेकिन गैसों से ज़्यादा है ना? तो इसलिए ये कण हैं, इनके मध्य अंतराकाशीय दूरी है वो बढ़ जाती है।
नेक्स्ट गुणों की अपन बात करें, देखिए ठोस है, उसके संघटक कण प्रबल आकर्षण बल से आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित है। द्रव देखिए, इसके जो संघटक कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल ठोसों से कम हो जाता है, लेकिन इतना आकर्षण बल जरूर होता है कि एक निश्चित आयतन में बंधे रहें। तो द्रव है, उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन इसके जो कण हैं वो गति कर सकते हैं, मुक्त गति कर सकते हैं। तो मुक्त गति करने के कारण इसका जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। तो देखिए, आयतन और आकार तो निश्चित है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। आयतन निश्चित है, लेकिन आकृति अनिश्चित है। और ठोसों में आकृति भी क्या है, निश्चित होती है। आकार और आयतन तो एक ही बात हो गई, आकृति भी निश्चित है ठोस में, यहां आकृति अनिश्चित है क्योंकि कण है वो गति कर पाते हैं। ठोसों में संघटक कण मुक्त गति नहीं कर पाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की गति होती है ठोसों में, वो होती है कंपन। इस पे जब कोई भी चोट लगती है या किसी प्रकार की ऊर्जा दी जाती है तो इसके कण है वो कंपन करते हैं, और द्रव के कण गति करते हैं। गैस है, उसके कणों के मध्य आकर्षण बल का मान न्यूनतम है, वो सबसे ज़्यादा स्थान ग्रहण करते हैं। उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है या जो अंतरावकाशी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होता है। कण हैं वो बिल्कुल मुक्त विचरण करते हैं, अतः इनका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो मैं कहूँगा आकार व आकृति दोनों ही क्या हैं, अनिश्चित हैं। कोई निश्चित स्थान या कोई निश्चित आकृति ये इस तरह से नहीं घेरते हैं। ठोस को जो किसी भी पात्र में रख दो, आकार भी उस वैसा ही रहेगा, आकृति वैसी रहेगी। द्रव है, उसको किसी पात्र में रखते हैं तो आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। जैसे 1 लीटर जल है, उसको आप जग में रखेंगे तो जग की आकृति का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की आकृति का हो जाएगा द्रव, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही। गैस है, उसको जिस भी किसी पात्र में आप रखेंगे, उस पात्र के जितना भी आयतन उसको उपलब्ध होगा उसमें सारे में फैल जाती है। तो इसका आकार भी निश्चित नहीं है और आकृति भी निश्चित नहीं है। तो 3 प्रकार की ये भौतिक प्रावस्थाएं हैं जो अपन पढ़ते हैं। आप पूर्व क्लास में भी ये पढ़ के आए हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो, इन तीनों भौतिक प्रावस्थाओं को अपन अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। सॉलिड को द्रव में, और द्रव को गैस में, और गैस को वापस द्रव में, और द्रव को वापस ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में, गैस को पुनः द्रव में और द्रव को पुनः ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, और द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के लिए भी ठंडा करना पड़ता है। तो कोई भी पदार्थ है उसकी ये 3 प्रावस्थाएं हैं जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित की जा सकती हैं, तो उनके मध्य साम्य भी स्थापित हो सकता है। ठीक है, अब साम्य के लिए देखिए, सॉलिड और लिक्विड के मध्य अगर अपन साम्य देखें तो सामान्य दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस और द्रव प्रावस्थाएं किसी पदार्थ की साम्य अवस्था में रहती हैं, सामान्य दाब पर, तो ठोस के लिए वह क्या हो गया, गलनांक बिंदु हो गया, और द्रव के लिए वह क्या हो गया,
हिमांक बिंदु हो गया। जिस तापमान पर ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में है किसी पदार्थ की, उस पदार्थ के लिए जो साम्य अवस्था पर जो तापमान है वह ठोस के लिए गलनांक और द्रव के लिए हिमांक हो जाता है। हिमांक बिंदु उसको कहते हैं। वैसे ही लिक्विड और गैस, किसी पदार्थ की द्रव और गैस प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं, उस तापमान को द्रव के लिए क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक और गैस के लिए संघनन कहते हैं। संघनन बिंदु कहते हैं, क्योंकि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। एक प्रकार का साम्य और हो सकता है कि जो ठोस प्रावस्था है वो सीधे ही गैस में भी परिवर्तित हो सकती है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे ही गर्म करने पर गैस में परिवर्तित होते हैं, बीच में द्रव प्रावस्था नहीं आती है। जैसे आप देखते होंगे कपूर। कपूर, इसका उदाहरण क्या है? कपूर। नौसादर, जिसका सूत्र है अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? नौसादर। तो इसको क्या कहते हैं अपन? ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन में ठोस है सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो उदाहरण अपन ने देखा कपूर है। कपूर देखिए कभी द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, कपूर सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड भी सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों भौतिक प्रावस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं। अब देखिए द्रव्य का, यहां ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, आयतन घेरता है। और एक होता है द्रव। ये जो लिक्विड है ना, इसको क्या लिखते हैं? द्रव लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव तो एक भौतिक प्रावस्था है, द्रव, और यह है द्रव्य, मैटर। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार अपन क्या है कि थोड़ा सरसरी नजरों में यूं ही पढ़ लेते हैं चलते हुए, तो जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए अपन देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में देखिए द्रव्य है वो मिश्रण के रूप में हो सकता है। मिश्रण मतलब मिक्सचर, और शुद्ध के रूप में हो सकता है, मतलब प्योर हो सकता है। द्रव्य मिश्रण हो सकता है और शुद्ध हो सकता है। मिश्रण जो द्रव्य है ये दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। मतलब होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस। मिश्रण हो सकता है। शुद्ध है ये भी दो प्रकार से हो सकता है, तत्व और यौगिक। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। तत्व भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एटॉमिक मतलब परमाणविक, और मॉलिक्यूलर मतलब आणविक। तो इस तरह से अपन ये द्रव्य का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब ये होता क्या है?
देखिएगा, जैसे अपन देखें मिश्रण की बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को अपन आपस में मिला देते हैं। अब ये पदार्थ है, इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है। अब ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं है। संगठन निश्चित नहीं है, मतलब जो आपने दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए हैं वो किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि अलग अलग अनुपात में मिलाने से जो मिश्रण बना है उसकी सांद्रता अलग अलग हो जाती है, लेकिन संगठन उसका निश्चित, मतलब किसी भी अनुपात में आप उसको मिला सकते हैं। अब जो आपने विभिन्न पदार्थ मिलाए हैं या विभिन्न जो घटक हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक भी कर सकते हैं। जिनको आपने मिलाया है उनको आप विभिन्न भौतिक विधियों के द्वारा पृथक भी कर सकते हैं। इनके संघटक घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जिनको आपने मिलाया है विभिन्न भौतिक विधियों के द्वारा उनको वापस पृथक भी अपन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मिश्रण है, ये दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी, मतलब होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। तो समांगी देखिए नाम से लग रहा है समान अंगी, मतलब ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, और या फिर यूं कहें जिसके प्रत्येक भाग के भौतिक गुण एक समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें, जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, वायु, ये सब किसके उदाहरण हैं? समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, जिसमें आपने जो दो घटक मिला दिए आपस में, मिलाने के बाद दो या दो से अधिक घटक मिला दिए, मिलाने के बाद आप देखकर यूं नहीं बता सकते कि ये वो घटक है ये वो घटक है। जैसे आपने जल में चीनी अच्छे से घोल दी, तो आप फिर देख के नहीं बता सकते कि ये जल ये चीनी अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको, और जब आप उसको पिएंगे तो पूरे मिश्रण का एक समान ही टेस्ट आएगा, मतलब उसके सारे भौतिक गुण हैं वो पूरे मिश्रण के एक समान हैं, तो समांगी हो गया। जल में नमक घोलेंगे तो भी वही बात है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन भी है इसमें, नाइट्रोजन भी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बहुत से प्रकार की गैसें आपस में मिली हुई हैं। तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, ऐसे देख के नहीं बता सकते आप। और सारी ही वायु का एक समान ही संगठन है, एक समान ही भौतिक गुण है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण है वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के घटकों को भी आप विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे आपको जल में से चीनी को पृथक करना है तो आप उसको उबाल दो, उबालने से क्या होगा? पानी है वो उड़ के वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, पीछे चीनी बच जाएगी। तो एक भौतिक विधि है उसकी। विषमांगी मिश्रण देखिए क्या है। विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक जो घटक हैं उनको मिला दें, लेकिन मिलाने के बाद भी मिश्रण के अलग अलग भागों के जो संगठन हैं वो अलग अलग होते हैं।
और ये आपको स्पष्ट अलग अलग दिखाई भी देते हैं। जैसे आपने मान लो जल में मिट्टी मिला दी तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये मिट्टी है, ये जल है। मिट्टी जल से अलग दिखती है। मिश्रण तो बन गया, वो विषमांगी मिश्रण बना है, लेकिन दोनों घटक अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे गेहूं में कंकड़ पत्थर हैं, तो कंकड़ पत्थर आप पृथक करते हैं कि नहीं? अपन अलग अलग कर लेते हैं उसको, जब गेहूं को पिसाई करते हैं तब। तो वो जितने भी घटक हैं वो साफ साफ अलग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का मिश्रण है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो वह मिश्रण जिसमें सभी घटक हैं वो अलग अलग पृथक रूप से दिखाई भी देते हैं, और जो मिश्रण है उसके अलग अलग भागों के संगठन अलग अलग होते हैं, और अलग अलग भागों के भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। उनको अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण लें, जल प्लस मिट्टी, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण में क्या था? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के जो विभिन्न अपन पदार्थ आपस में मिला रहे हैं उससे मिश्रण बनता है। इसका संगठन निश्चित नहीं है, और इनके विभिन्न घटकों को अपन भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रण। दूसरे प्रकार का द्रव्य है वो क्या है? शुद्ध द्रव्य, प्योर देखिए नाम से ही है, लग रहा है प्योर का मतलब उसमें किसी भी दूसरे प्रकार का पदार्थ या घटक नहीं होगा। जो भी इसमें घटक होंगे वो सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे, प्योर। तो प्योर है, शुद्ध है, उसके जितने भी संघटक कण हैं वो सब एक जैसे होते हैं। संघटक कण, सभी कण क्या होंगे? एक समान होंगे। और इसका जो संगठन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। संगठन है वो निश्चित है, और जो प्योर हैं उसके संघटक कणों को पृथक करना सामान्य विधियों के द्वारा संभव नहीं होता है। अब देखिए, प्योर है उसको भी अपन दो प्रकार से देखते हैं, तात्विक और यौगिक, तत्व और यौगिक के रूप में लेते हैं। सबसे पहले अपन लें जैसे एलिमेंट, तत्व। वे शुद्ध द्रव्य तत्व कहलाते हैं जिसके संघटक कणों में जितने भी परमाणु हैं सारे एक समान हो। तो तत्व किसे कहेंगे? तत्व उस द्रव्य को कहेंगे जिसमें जितने भी कण पाए जाते हैं, संघटक पाए जाते हैं, उसके सभी परमाणु एक समान हो, उसे अपन तत्व कहते हैं। अब ये परमाणु सिर्फ परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं या अणु के रूप में भी हो सकते हैं। तो तत्व देखिए दो प्रकार के हैं, एटॉमिक मतलब परमाणुविक, और दूसरा है आणविक मतलब मोलिक्यूलर, और यह है परमाणुविक। परमाणु का उदाहरण लें जैसे लोहा, आयरन, सारे ही तत्व Fe के हैं। जैसे कॉपर, सारे तत्व Cu, जैसे चांदी, सिल्वर जिसको अपन कहते हैं, सिल्वर सारे ही Ag के रूप में हैं। जैसे सोडियम, सारे ही Na के रूप में है कि नहीं? तो ये सब क्या है? परमाणुविक हैं, परमाणुविक तत्व होते हैं जिसके संघटक कण किस रूप में है? परमाणु के रूप में है। आणविक तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब आणविक तत्व हैं। मतलब इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के जो संघटक कण हैं उन सब में हाइड्रोजन परमाणु ही हैं, लेकिन होता क्या है कि जो दो दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अणु के रूप में है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो तत्व है, ऑक्सीजन गैस है वो तत्व है, नाइट्रोजन गैस है वो तत्व है,
लेकिन ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें हैं, ये किस प्रकार का तत्व है, किस प्रकार का एलिमेंट है? आणविक तत्व है, मोलिकुलर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो संघटक कण हैं वो अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे H2 के रूप में, O2 के रूप में, N2 के रूप में। तो हाइड्रोजन है, अणु के रूप में तो है, लेकिन अणु में भी सारे ही परमाणु हाइड्रोजन के ही तो हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक एलिमेंट है उसमें जो संघटक कण है वो परमाणु के रूप में है, जैसे ये Fe, Cu, Ag और Na, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यौगिक, शुद्ध में अपन देखें यौगिक, यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं, कंपाउंड या यौगिक। ये भी शुद्ध ही होता है। तो इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो आपस में जुड़ते हैं, आपस में निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, ऐसे लिख दें, आपस में निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। अनुपात इनका निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे जल है, जल में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये इनका अनुपात है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 हो गया। अगर संख्या की बात करें तो द्रव्यमान ये अलग अलग है, ठीक है। तो संख्या की बात करें तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। अब जल चाहे कोई सा भी हो, आंख से निकलने वाला आंसू वाला जल हो, चाहे बारिश से जमीन पर गिरने वाला जल हो, नदियों में बहने वाला जल हो, चाहे भाप के रूप में जल हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, कैसे भी प्रकार का जल हो, उसमें हर जल के अणु में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। ये निश्चित है, इनका अनुपात निश्चित है। CO2 के लिए अपन देखें, एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। संख्या के आधार पर एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात लें तो 1:2 आता है। तो निश्चित अनुपात में ये तत्व आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। इनका संगठन निश्चित होता है, संगठन निश्चित है, और जो यौगिक होते हैं उसके संघटक कण इस तरह से देखिए जुड़े हुए हैं। उन संघटक कणों को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर पाएंगे। जैसे जल है, उसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन हाइड्रोजनों को ऑक्सीजन से पृथक करना भौतिक विधियों के द्वारा आसान नहीं है। तो क्या लिखें अपन? संघटक कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना आसान नहीं है। भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना आसान नहीं है। तो कैसे करें? तो इनको रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। अतः इनको रासायनिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं, करना हो तो रासायनिक, क्योंकि इसमें बंधों को तोड़ना पड़ेगा, रासायनिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बंध तोड़ने पड़ेंगे अगर इनको आपको पृथक करना है तो। अब जो देखिए यौगिक बना,
उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ रहे हैं। अब जो तत्वों के जुड़ने से बना यौगिक है या उसका अणु है, उसके गुण संघटक तत्वों से अलग होते हैं। जैसे जल है, जल के जो गुण हैं वो इसके संघटक तत्वों से अलग प्रकार के होंगे। संघटक तत्व कैसा है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का काम क्या है? हाइड्रोजन है वो विस्फोट के साथ जलता है और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ने से बनने वाला जो जल है वो आग को बुझाने में काम आता है। तो हाइड्रोजन स्वयं जलता है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ऐसा यौगिक बनता है जो बुझाता है, H2O बन जाता है। तो जो यौगिक है उसके गुण है वो अपने संघटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण हैं वह कार्बन से भी अलग हैं और ऑक्सीजन से भी अलग हैं, जो इसके संघटक तत्व हैं। बात समझ में आ गई ना? तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये समझ में आ गया आपको। परमाणुक तत्व और आणविक तत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से तत्व कौन सा नहीं है। ये प्रश्न था कि निम्न में से तत्व कौन सा नहीं है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, आप इसमें पहचान जाएंगे, निम्न में से तत्व कौन सा नहीं है, ये प्रश्न था। ऑप्शन थे 4, उसमें क्या दिया हुआ था? Fe, O2, H2, H2O, ये दिए हुए थे। तो देखिए Fe तत्व है परमाणुक तत्व है, O2 तत्व है, क्या है? आणविक तत्व है। H2 भी तत्व है, आणविक तत्व है। H2O तत्व नहीं है, यौगिक है। दो प्रकार के तत्वों को आपस में जोड़ा निश्चित अनुपात में तो ये यौगिक बना है। तो इसका उत्तर क्या है? ये हो जाएगा कि H2O तत्व नहीं है, ये यौगिक है। क्लियर है ना ये चीज? तो ये आज आपने कुछ इसकी मूल चीजें पढ़ी हैं। द्रव्य के बारे में अपने डिटेल में पढ़ा है, इसी तरह से अपन आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, वीडियोस को क्रम से देखना है। वीडियो नंबर 1 आपने शुरू किया है आज, तो 1 के बाद 2, 3 इस तरह से अपन देखेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियोस को देखकर। वीडियोस को डाउनलोड कर लें यूट्यूब से और उसको फिर कितनी ही बार देखें आप। अगर आपको मान लो कोई चीज़ छूट गई तो उसको वापस रिवर्स करके देख सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।